बेहतर क्या, अपना घर या किराए का घर? ये है हमारा डिस्कशन का टॉपिक। आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर रियल एस्टेट कॉन्क्लेव। आप सोच रहे होंगे ये भी कोई सवाल है, अपना घर तो अपना घर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो शायद आपकी भी यही मनसा है कि मेरा घर होना चाहिए। लेकिन आप अगर मिलेनियल से पूछें और यंगस्टर्स से पूछें, 25 साल के किसी नौजवान से पूछिए, 30 साल 35 साल, काफ़ी उनमें ऐसी सोच रखते हैं और धारणा रखते हैं कि क्यों खरीदें हम अपना घर, किराए पर भी तो रह सकते हैं और वो हमें ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है। चलिए हम उस पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और हमारे साथ हैं अभिनव जोशी, हेड ऑफ रिसर्च CBRE इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। उनके बगल में बैठे सूर्य भाटिया, वो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हमने सोचा सब रियल एस्टेट वालों को तो नहीं बिठा सकते ना, हमें एक कुछ इंडिपेंडेंट भी थॉट्स चाहिए। और विवेक अग्रवाल, CTO एंड को फाउंडर स्क्वायर यार्ड्स। सबसे पहला सवाल अभिनव मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है कि मिलेनियल्स ये सोचते हैं कि शायद किराए पे रहना बेहतर है? मुझे पता है कि कोविड के बाद लोगों में ज़्यादा रियलाइजेशन आई है, हमें अपना घर खरीदना चाहिए, और वो सेल्स भी दिखा रही हैं, ऑल टाइम हाई सेल्स हो रहे हैं रेजिडेंशियल में, अगर आप इंडिया के टॉप 7 सिटीज़ को देखिए। लेकिन एक ये भी धारणा है कि बहुत महंगा पड़ता है अपना घर खरीदना, जबकि रेंट बहुत सस्ता पड़ता है। धन्यवाद मनीषा जी। मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि मिलेनियल्स अपना घर नहीं लेना चाहते हैं। एक तो ये मिलेनियल जो टर्म है ये बहुत वाइड है, इसकी डेफिनेशन लेट 20 से लेकर इवन लेट 30s और अर्ली 40s के लोगों को भी मिलेनियल्स बोला जाता है। हमने 2016 में एक कंज्यूमर सर्वे किया था, द मिलेनियल सर्वे, और ये पहला सर्वे था जिसमें हमने मिलेनियल्स को रियल एस्टेट से लिंक करने की कोशिश करी थी। और उस टाइम पर एग्जैक्टली जो आपने कहा है वही उसका रिजल्ट था। जब हमने पूछा था डू यू वांट टू बाय और रेंट, 70% या 75% उस टाइम पे रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वी वुड लाइक टू रेंट, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे या फिर फ्रेंड्स के साथ पीजी में, उनको वो अपफ्रंट कॉस्ट नहीं चाहिए थी, वो मॉर्टगेज नहीं लेना चाहते थे। और मुझे याद है मैंने अपनी मार्केटिंग काउंटर पार्ट को बोला था कि इनको जनरेशन रेंट बुलाते हैं, ये बहुत बड़ी टैगलाइन थी। अब हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों में एक तो रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी आई है। हमने आज पूरे दिन सुना कि रेरा की वजह से और सरकारें किस तरह के कदम उठा रही हैं, उस वजह से जो यंगर डेमोग्राफिक है उनका भरोसा बढ़ा है। कोविड इतना बड़ा डिसरप्शन था और यूनिवर्सल डिसरप्शन था, किसी एक शहर में या किसी एक लोकेलिटी में नहीं, कि टेनेंसी को लेकर और रेंटल हाउसिंग को लेकर जो एक अनसर्टेनिटी है वो एक्सपोज हो गई थी। जिस तरह से लैंडलॉर्ड्स ने बिहेव किया या जिस तरह से अनरीजनेबली रेंट्स बढ़े हैं। हमने एक दूसरा कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे किया पिछले साल Q4 में। ये एक ग्लोबल सर्वे था, हमने इसे कहा लिव वर्क शॉप कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे। ये पूरी दुनिया में हुआ, भारत में भी हुआ, 5000 से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स थे। और हम ये जानना चाहते थे कि कोविड की वजह से किस तरह से आप काम करते हैं, किस तरह से आप शॉप करते हैं और किस तरह से आप रहते हैं, उस पर क्या असर पड़ा है। और मैं बहुत हैरान था कि बेबी बूमर्स और जेनेक्स तो कहते हैं कि हम खरीदना चाहेंगे, बट जो जनरेशन पहले कहती थी कि हमें रेंट पे लेना है, कोविड के बाद सडनली 70 से 80% हमें रिस्पॉन्स आया कि अगले 2 साल में वी वुड लाइक टू परचेज। क्योंकि वो जो जनरेशन 7 साल पहले की थी वो अब थोड़े से देव ग्रोन ओल्ड, या तो वो अपने पेरेंटल होम से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने इंडिपेंडेंट एक हाउसिंग चाहते हैं, उनको ज़्यादा भरोसा है मार्केट पे या डेवलपर कम्युनिटी पे। प्रॉब्लम ये है कि शायद वहाँ पे उस लेवल की ड्यू डिलिजेंस शायद नहीं हो रही है जो आज से 4-5 साल पहले के बायर्स कर रहे थे, वो एक अलग रिस्क है। और जेन जी 18 से 25 साल, मैं बहुत हैरान था ये रिजल्ट देख के, 55% ऑफ देम सेड वी वुड लाइक टू परचेज। तो अभिनव, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक 21 साल का बेटा है, कि जब कोविड हुआ था तो हम जब सब चारों इकट्ठे रहे कुछ दिनों, मतलब काफ़ी महीने, तो हम सब बौखला गए थे। तो ये पोस्ट कोविड आप करेंगे तो सब बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के अपना घर चाहते थे। अब जब उनको ये फुर्सत मिल गई है कि हम रात में 10-11 बजे आ सकते हैं, सिर्फ सो सकते हैं, सुबह नाश्ता मिलेगा और हम
वापस चले जाएंगे, तो शायद अब वो ना खरीदना चाहें अपना घर। इट्स जस्ट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं सूर्या से पूछती हूँ, सूर्या आपकी क्या राय है? पहला घर खरीदना चाहिए सभी को, वो एक माइलस्टोन जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं कि योर ओन हाउस इज क्रिटिकल, इज इट क्रिटिकल या इट्स नॉट क्रिटिकल? आप हमेशा रेंट पे रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेंटल यील्ड देखें तो 1 करोड़ के घर पे आप 20,000 रेंट देते हैं और EMI तो उससे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, आप 1 करोड़ के घर की बात करते हैं मनीषा, तो अगर उसके ऊपर हम अगर सिर्फ थोड़ा सा गणित करें, आप 20,000 रुपया किराया देते हैं उसका, जो कि 2.4% बैठा सालाना, अगर उसी को मैं EMI में कन्वर्ट करूं तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स उसकी EMI आ जाएगी, जो आज का ब्याज की दर चल रही है। EMI 9-9.5% के हिसाब से उतना ही पड़ेगी, तो वो 7% की आपकी जो डिफरेंशियल है वो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है उसके अंदर। हाँ, काउंटर आपको ये मिलेगा कि वहाँ पर आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो एक मनी लेट्स से डाउन द ड्रेन है, और वहाँ पर आपकी एक इन्वेस्टमेंट किटी बन रही है वहाँ पर आपकी। और साथ ही में दूसरा पॉइंट जो सुनने को जो तर्क मिलता है कि एक एप्रिसिएशन मिलती है आपको रियल एस्टेट के अंदर, जो कि बिल्कुल वाजिब है, एक ग्रोथ ऑफ द एसेट मिलती है। बट सबसे ज़रूरी बात देखने वाली इसके अंदर ये है कि क्या जो वो मिलेनियल जनरेशन है या जेन ज़ी की बात जो हम करते हैं, क्या उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि पहली बात, क्या वो 1 करोड़ रुपए का मकान खरीदें, अपार्टमेंट खरीदें, और जो 1 करोड़ रुपए का मकान आएगा आज के भाव में, आज के रेट्स के हिसाब से वो कहाँ मिलेगा? क्या उनकी जॉब को वो सूट करता है? क्या वो उसको लेने के बाद उसी मकान में रहेंगे या किराए पे रहेंगे? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं घर खरीद कर भी अपने घर में ना रहूं और जस्ट टिक ऑन द बॉक्स कर दूं कि मैंने अपना मकान बना लिया, एक एसेट बना लिया, और उसके ऊपर मैं लोन भी पे कर रहा हूं। मैं ये अजूम करके चल रहा हूं कि मेरे को अपने पेरेंट्स से कोई हेल्प नहीं मिली है, और मैंने वो थोड़ा डाउन कैश इकट्ठा करके और साथ में लोन ले लिया, और उसका ऊपर मैं EMI पे कर रहा हूँ। बट ऑल्सो आई हैव टू लुक कि अगर मैं उस पैसे को कहीं और बचाता तो उसके अंदर मुझे कितना मुनाफा होता। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि क्या मुझे सीधा प्रॉपर्टी लेने का फ़ायदा है या मुझे रेंट पे लेने का एडवांटेज मिलेगा, और बाकी जो पैसा बचता है उसको मैं निवेश करके एक एवरेजिंग करके अपना एक पोर्टफोलियो बना पाऊँ। तो सिंपल बात है, 1 करोड़ का घर पहली बात मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। दूसरी बात, अगर मैं 25,000 रेंट पे रह सकता हूँ और रह सकती हूँ तो मैं 75,000 कहीं और इन्वेस्ट करके ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं हम कि नहीं। तो ये जो दो हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग के मॉडल से हैं। लेकिन एक इमोशनल भी होता है कि, और शायद इसीलिए अभिनव की जो रिसर्च है वो इतनी पलट खाई है प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, जो एक इमोशनल सिक्योरिटी होती है ऑफ ओनिंग योर ओन होम, अपना घर जो हमारा हो। विवेक, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं मानता हूँ इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। आप कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए, किसी भी सिटी में, इंडिया की किसी भी सिटी में कर लीजिए, हमेशा जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है वो हमेशा रेंट को फेवर करेगी बजाय बाय के, क्योंकि इंडिया में रेंटल यील्ड 2.4% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, तो हमेशा रेंट को फेवर करेगी फाइनेंशियल कैलकुलेशन। पर जहाँ पे बात आती है कि घर जैसी चीज़ की, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू यू, राइट, तो उसमें एक इमोशनल डिसीज़न ये आ जाता है कि क्या मैं एक रेंट के घर पे हमेशा ये दर दर भटकता रहूँगा, हर 11 महीने में लैंडलॉर्ड मेरा रेंट बढ़ा रहा है। पिछले 6 महीने में देखिए गुड़गांव में रेंट्स 50% से अधिक तक बढ़े हैं। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है, खासकर आपने मिलेनियल्स की बात की, आज मैं एक टेक टीम लीड करता हूं जिसमें ऑलमोस्ट द एवरेज एज इज 23 ईयर्स। लोगों की सैलरी है एवरेज 30 से 40,000 रुपये, 50,000 रुपये। iPhone 15 लॉन्च होता है, पहले दिन मैं देखता हूं कि 10 से 15 iPhone 15 टीम में आ चुके हैं, राइट? बिल्कुल। तो आईफोन खरीदने के लिए उनके पास बहुत जल्दी पैसे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो एक जो आज यंगस्टर्स हैं उसमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है, राइट?
तो मैं ये मानता हूँ कि जब आप घर जैसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आपके अंदर वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन पहले से आता है। ऑफ कोर्स थोड़ा बर्डन होता है, लेकिन आप एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको अगले 10 से 15 साल में बिकॉज ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन स्टोरी आपको एक अच्छा एसेट क्रिएट करेगी और आपको एक सिक्योरिटी देगी। तो ये फैक्टर्स हैं इमोशनल एज वेल एज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपने एक ये बहुत अच्छी बात कही है और पते की बात करी है। शायद सूर्या, मैं वापस इस रूट से आती हूँ। आप ये मानते हैं कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो आ जाती है अगर आप अपने पहले घर में इन्वेस्ट कर लें, और शायद यही कारण है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा आज भी अपने बच्चे को पुश करते हैं कि भाई अब आपकी नौकरी लग गई है, आपकी शादी हो गई है, अब आप दोनों अगर दोनों कमा रहे हैं तो मिलकर आप कम से कम एक घर तो बना लीजिए। कि हमारे देश के अंदर जब से हम छोटे से बड़े होते हैं 2 चीज़ें सुनने को मिलती हैं हर घर के अंदर। एक रियल एस्टेट बनाइए आप, आपके पेरेंट्स, आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और एक गोल्ड। कभी भी दुख सुख में वो एसेट काम आता है आपके लिए। तो आपके दिमाग में ये तो ऑलरेडी बिठाया गया है कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बनानी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम, एंड वो बिल्कुल ठीक कहते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि उस समय में ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं थे निवेश करने के, पहली बात। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी रखती है यहाँ पर वो ये कि ज़्यादा आमदनी होने के बावजूद, जो कम थी आमदनी, आप कैसे निवेश करते थे उसको और किस तरीके से उस पैसे को आप ग्रो कर सकते थे, क्योंकि ग्रोइंग की ऑप्शंस आपके पास नहीं थी। तो उस अगर नज़रिए से हम चलें, हम बोलते हैं कि हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे और प्रॉपर्टी बनाएंगे, और डिसिप्लिन इस जनरेशन में तो कम है। तो वो डिसिप्लिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे जो दर्शक देख रहे हैं सब जानते हैं, और काफी हमारे वही Discipline यंग is मिलेनियल्स और lacking. जेन जीज ही बैठे हुए हैं। तो डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए आप कैसे अपने आप को एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे जो कि ईएमआई के तौर से आती है। और यही एक नज़रिया देखते हैं आप काफ़ी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर भी। अगर मैं बात करूं जैसे इंश्योरेंस की फॉर एग्जांपल, वो क्यों बिकती है हमारे देश में इतनी, मैं ये नहीं बात कर रहा कि वो अच्छी है बुरी है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको डिसिप्लिन आ जाता है, क्योंकि आपको अपना प्रीमियम तो पे करना ही करना है। लाइकवाइज ईएमआईज आप पे करते हैं, आपका एसेट बनता है। बट ओनली वन पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट, अगर आप एक निवेशक हैं और आप इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं और आप रिस्क नहीं लेते, तो ये एक अच्छा जरिया है आपको रिस्क लेने का। क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इक्विटी में या डेट एसेट क्लास में, अगर मैं 2 एसेट क्लास की बात करूँ, और अगर मैं डेट में करता हूँ, तो ये एक तरफ से माध्यम है आपका इक्विटी में निवेश करने का। इट मे और मे नॉट मैच रिटर्न्स ऑफ द इक्विटी मार्केट्स, बट काफ़ी हद तक आपको लंबे पीरियड के अंदर थोड़ा बहुत मैचिंग आपको मिल जाएगी, जो कि अदर एसेट क्लास नहीं मैच कर पाएंगे। तो मतलब लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, अभिनव, किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं रियल एस्टेट ने? बहुत सिक्लिकल होता है, कभी तो मतलब बहुत ही नीचे आ जाता है, बहुत सालों तक परफॉर्म नहीं करता। और अगर हम लास्ट कुछ सालों में देखें, कोविड के बाद इतनी बिक्री हो रही है कि शायद उतनी सप्लाई ही नहीं है। और गुड़गांव जैसे में और नोएडा में 50 to 100% भी प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो किस तरह का चार्ट्स क्या दिखाते हैं? एक तो क्योंकि मैं अगर खरीद रहा हूँ और मेरा ईएमआई 1 लाख है, रेंट मेरा 25,000 है उस घर पे, मेरी एक्सपेक्टेशन तो है कि मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन भी होना चाहिए। किस तरह की अप्रिसिएशन की हम एक्सपेक्टेशन रखें? देखिए, अप्रिसिएशन लोकेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने ये जो पहला पॉइंट कहा था कि ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि ये जनरेशन उतनी शायद डिसिप्लिन नहीं है। अगर इस जनरेशन में कुछ लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में जाना है, क्या वो उस तरह की ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं कि इस लोकेशन में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, इस डेवलपर ने पहले कौन से घर लॉन्च किए हैं, डिलीवर किए हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उनकी अप्रिसिएशन क्या रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कनेक्टिविटी है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं। अप्रिसिएशन इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा रियल एस्टेट साइकिल टिपिकली 8 से 9 साल का होता है। अगर हम कहें कि ये वाला साइकिल 2021 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स थे, मॉर्गेज रेट्स आपके 20 ईयर लो पे जा चुके थे, तो हम ऑलमोस्ट 2 या 3 साल ऑलरेडी पार कर चुके हैं उस साइकिल में।
और आने वाले 3 से 5 साल बाकी हैं जिसमें अप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे आपने सही कहा, 50% से लेकर 70% से लेकर 100% तक भी रिटर्न्स मिले हैं। तो इसमें कोई एक स्टैंडर्ड रूल नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनलाइक इक्विटी मार्केट, जहाँ पर भी सरकार ने काफ़ी इंटरवेंशन किया है पिछले कुछ सालों में, रियल एस्टेट 2010 के दशक में थोड़ा सा फ्री ऑफ इंटरवेंशन था। उस वजह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं, स्पेशली एनसीआर में, नॉर्थ में, रियल एस्टेट मार्केट में, जहाँ पर प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हुए, जहाँ पर एक विशियस साइकिल बन गया और उन प्रोजेक्ट्स की वो अप्रिसिएशन नहीं हुई जो उस टाइम पे बायर्स ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन चूंकि अब पूरी तरह से एक ट्रांजिशन हो चुका है पॉलिसी के टर्म्स में, ट्रांसपेरेंसी के टर्म्स में और रेगुलेशन के टर्म्स में, ये पॉसिबल नहीं है डेवलपर्स के लिए कि वो घर को टाइमली कंप्लीट ना करें या वो क्वालिटी डिलीवर ना करें जो उन्होंने प्रॉमिस करी थी बायर्स के लिए। इसलिए ऑन द सप्लाई साइड ऑल्सो काफ़ी रिफॉर्म्स हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर। रिटर्न्स डिपेंड करेंगे लोकेशन टू लोकेशन, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, बट आने वाले 3 से 5 सालों में एक हेल्दी अप्रिसिएशन मिल सकता है। चलिए, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है अभिनव, अगर आप डाउन साइकिल और अप साइकिल सब लेके चले तो अच्छे मार्केट में अच्छे डेवलपर के साथ 9 से 11% के बीच में मिल सकता है। सूर्या, आपने वही इंडिकेट किया था कि मतलब डेट नहीं है, इक्विटी नहीं है, लेकिन डेट से थोड़ा सेफ है। तो अभिनव से मैं पूछती हूँ, क्या लॉन्ग टर्म कितने रिटर्न्स हैं? हाँ जी, लॉन्ग टर्म बिल्कुल इतने रिटर्न्स हैं, स्टडी है। और उसके ऊपर आपको एक टेंजिबल एसेट मिलता है, एक एसेट मिलती है जो आप अपने फ्यूचर जनरेशन को पास कर सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए विवेक आप बताइए। मेरे को पैनलिस्ट ने बात की स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट, राइट? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा आप मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में तीन चीजें देख दूसरे सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेस रियल एस्टेट, तो एक फंडामेंटल जो डिफरेंस है, दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप चाह के भी है ना, लॉन्ग टर्म आप उसमें होल्ड नहीं कर पाते। कभी मार्केट बढ़ती है तो आपको बेचने का मन करता है, मार्केट घटती है तो बहुत ही कम ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने ओवर ए पीरियड 10 ईयर 20 ईयर्स तक अपने दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड किए होंगे और वेल्थ बनाई होगी। जबकि आप रियल एस्टेट को देखिए, you will find examples in your family, in your close circles, where people have created enormous amount of wealth because real estate is illiquid. आप जल्दी से बेच नहीं सकते, तो आपको ठहरना पड़ता है तो वो साइकिल 10 से 15 साल 20 साल हो जाती है, और 20 साल में जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो आपको एक एक्सेप्शनल रिटर्न दे के जाते हैं और आपकी एक वेल्थ क्रिएट करते हैं। ये तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि वो जो इमोशनल स्वे होता है इक्विटी मार्केट्स या जो डायरेक्टली स्टॉक में डाल रहे हैं, और सूर्या इस समय जितने स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं वो भी सभी यही मिलेनियल्स और जेनजी के ही हो रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि एक होता है नेगेटिव कि भाई रियल एस्टेट इलिक्विड है, आप जल्दी उसको बेच के नहीं निकल सकते, लेकिन उसके इलिक्विड होने का ये भी फायदा है कि आप भावनाओं में नहीं बहते हैं और बहुत जल्दी जो है फ्लिप नहीं करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, विच इन द लॉन्ग रन वो फायदेमंद है। ये मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। जो डिसएडवांटेज है वो एक तरह से इसका एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि आपके पास इलिक्विड एसेट है और बेचने जाएंगे आप तो ब्रोकरेज है, कॉस्ट है, और फिर इतना आसान नहीं है बेचना, और इट्स अ बिग फैमिली डिसीजन। अनलाइक अ स्टॉक कि आपने आज सोचा 10 मिनट में आपने बेच दिया, 2 दिन में पैसा अकाउंट के अंदर, तो वो एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज बनता है, और वाइस वर्सा आल्सो होल्ड्स ट्रू। तो अब इस मुद्दे पे बात करते हैं कि चलिए, जिसको रेंट करना है जो वो डिफरेंट बात है, लेकिन अगर खरीदार है जो खरीदना चाहता है तो किस मोमेंट पे वो रेडी फील करता है? क्या बॉल पार्क फिगर है अभिनव? हम जैसे कंबाइंड सैलरी हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों की 1.5 लाख है, तो कितना हम EMI दे सकते हैं? व्हाट इज़ द थंब रूल, जिससे हम डिस्ट्रेस में ना जाए एज अ फैमिली, ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और हम EMI नहीं चुका पाए? देखिए, डिज़ायरेबल है अराउंड 20-25% ऑफ योर सैलरी। उतना आपका EMI में जाए, उतना आपका रियल एस्टेट में एक्सपोजर हो, और बाकी आप जो भी आपकी सेविंग्स हैं या जो भी आपके एक्सपेंडिचर है उसमें डिप्लॉय हो। तो टिपिकल 20 से 25%, मैक्स टू मैक्स 40%, उसके बियॉन्ड नहीं। उससे ज़्यादा आप EMI नहीं करें। और दूसरा, एक आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है विवेक,
तो एक डाउन पेमेंट की पूंजी भी कलेक्ट करनी पड़ेगी। आप तो स्क्वायर यार्ड चला रहे हैं, तो आपको तो पता है कि हाउस प्राइसेस क्या हो गए हमारे शहरों में। अफोर्डेबिलिटी कैसे कैसे बनाए वो किटी के मैं पहले 20% दे पाऊँ और उसके बाद जो है अपफ्रंट वो देने ही पड़ते हैं। 1 करोड़ के घर में आपको 20 लाख अपने लगाने पड़ेंगे और 80 लाख जो है वो बैंक देगा आपको, तो वो 20 लाख भी तो ज़रूरी है ना। उसके पहले तो हम बोले बाय वर्सेस रेंट, तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो बाय कर ही नहीं सकते हैं। आई थिंक जो इंडिया में LTV रेशोज़ हैं, बिकॉज बैंक को अपनी एक सेफ गार्ड चाहिए होता है, तो वो चाहते हैं कि जो बायर है वो भी अपनी तरफ से एक ओन कंट्रीब्यूशन करे, और दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम लोग US जैसे सब प्राइम क्राइसिस में नहीं पड़े हैं। सो 20% इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अगर आप 20% जोड़ पा रहे हैं और बाकी का आप लोन अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप एकदम से बहुत ही हाई प्राइसेस वाले घर नहीं देखेंगे। पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसे बायर्स आते हैं जो शुरू में एक 2 BHK लेते हैं, छोटा साइज़ लेते हैं, उसके बाद पोजेशन हो जाता है 3 से 5 साल बाद वो अपग्रेड कर जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप जितना डाउन पेमेंट दे सकते हैं कंफर्टेबली, एज ही हैज सेड कि 40% आप निकाल सकते हैं, तो उतना डाउन पेमेंट आप सेव करिए, और उसके बाद जब आपकी सैलरीज बढ़ जाएं, जब आपकी इनकम बढ़ जाए, तब आप अपग्रेड करिए। पर हमेशा घर लीजिए जो आपको एक कंफर्ट लेवल में हो, कंफर्टेबल EMI हो। बहुत ज़्यादा अपने आप को खींचिए मत, क्योंकि अगर प्राइवेट जॉब्स हैं तो आपको मालूम नहीं है ना कब चली जाए, और वो सब जो है सोच के रखना चाहिए। सूर्या, आप फाइनेंशियल प्लानर है, ये बताइए ये जो 20% मुझे चाहिए अपफ्रंट के लिए, और मैंने अभी नौकरी शुरू की है, एक मनसा है कि 5 साल में मैं ये डाउन पेमेंट कलेक्ट कर पाऊँ, तो क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेंगे 5 to 7 years ये 20% कलेक्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए? किसमें बिना मतलब एक डिसिप्लिन के साथ में किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? देखिए, आपके 5 से 7 साल का अगर आपका निवेश का समय है और आपकी एज भी है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 से 30 साल का बैंड है, और आप रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज वो एज भी है, वो टेन्योर भी है, पीरियड भी है आपके पास, और डिसिप्लिन है, एक सैलरी आ रही है, तो यू शुड स्टार्ट डूइंग SIPs। और थोड़े बहुत अपने रिस्क अवेयरनेस को जानने के बाद, आपका कितना रिस्क टॉलरेंस लेवल है, कितना रिस्क एपेटाइट है, कितना रिस्क कैपेसिटी है आपका, उसको जानने के बाद आप इक्विटी में या इक्विटी हाइब्रिड स्कीम्स के अंदर आप उसमें SIP शुरू कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने SIP शुरू करी है लेट्स से 7 साल के लिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन म्यूचुअल फंड्स, और इक्विटी मतलब वो म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक्स में पैसा डालता है, और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेट दोनों में डालता है। बड़े वेरिएंट्स आते हैं इसके अंदर भी, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। हाइब्रिड के अंदर मिनिमम 65% इक्विटी होता है टू क्वालिफाई फॉर इक्विटी टैक्सेशन। देयर आर मेनी वेरिएंट्स ऑल्सो, काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं इसके अंदर। तो 7 साल का अगर आपका निवेश का समय है तो आप उसके अंदर से SIP शुरू करिए। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका 7 साल का जो समय है, अगर वो सैंक्रोसैंक्ट है, अगर आपको 7वें साल के अंदर घर लेना ही लेना है, अगर हम ये मानकर चलें, तो 6ठे साल के आखिरी में आपको अपनी SIP उसमें रोकनी पड़ेगी, और 7th ईयर की जो आपकी SIP है वो आपकी डेट में जाएगी। मतलब नहीं तो आप FD में डाल दीजिए, अभी डेट में कोई मतलब कि मैं वही कहने लगा था कि आप उसको FD में एक रिकरेंट डिपॉजिट कर दीजिए, या कोई सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालिए। कहने का मतलब ये है, सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालिए, और धीरे धीरे जो आपका इक्विटी का जो कॉर्पस है उसको निकालना शुरू कर दीजिए जब आपको लगे कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी की डील अब फाइनल होने वाली है। आप ज़्यादा ग्रीडी मत बनिएगा उस समय अगर मार्केट बढ़ रही हो, और घबराइएगा भी नहीं अगर मार्केट गिर रही हो। सो इट वर्क्स ऑन बोथ साइड्स। पर्सनल सेंटिमेंट्स बीच में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप 5 से 7 साल इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी इज वेरी लो। ये तो मैं भी मानती हूँ, 5 से 7 साल में तो इक्विटीज काफी लो है। एक्चुअली जो सर्वे है वो तो ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी इन इक्विटी मार्केट्स इज एक्चुअली 0 इफ यू होल्ड फॉर 8 years।
पर हम यहाँ 7 साल की बात यानी कर कि रहे आप हैं। नौकरी शुरू करें, आप सब बैठे हैं, सबसे पहले एसआईपीज में डालने लगे, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो घर अपना खरीदना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो जो एक छोटा सा अमाउंट है वो डिसिप्लिन ले आएँ और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। आपने टैक्स की बात की है, हमने हाउसिंग पे भी बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं अभिनव, ये भी एक हमने जो है मुद्दा नहीं देखा है कि आप रेंट करते रहेंगे तो उस पर भी कुछ है, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो रेंट पे भी थोड़ा सा टैक्स ब्रेक मिलता है, वो हमें समझाएं, और जो घर खरीदने के जो टैक्स ब्रेक्स हैं वो समझाएं थोड़ा। देखिए, अगर आप खरीदते हैं तो हर साल अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो अराउंड 1.5 लाख का जो आपका प्रिंसिपल है, 1.5 लाख का साल का टैक्स डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 80C में। हम काफ़ी सालों से ये सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लब्ड है बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, कि ये 1.5 लाख बहुत नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए लिमिट, बट फिलहाल के लिए 1.5 लाख है, 1.5 लाख पर एनम। और दूसरा है कि आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, क्योंकि जब आपका हाउसिंग लोन शुरू होता है तो शुरुआत के कुछ सालों में ज़्यादातर आपका इंटरेस्ट जा रहा होता है। इंटरेस्ट का भी एक डिडक्शन का प्राविधान है 2 लाख तक का, वो एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 24B। वहाँ पर भी हमारा रिकमेंडेशन गया है कि ये 2 लाख काफ़ी नहीं है, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर हम 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक के घर के उन टिकट साइज पे देखें तो इंटरेस्ट EMIs काफ़ी होती हैं और इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत हाई होता है, वो आपका साल का तकरीबन 8 से 10 लाख तक का हो सकता है। तो उसमें सिर्फ 2 लाख का रिबेट इज़ नॉट इनफ। उसके अलावा एक स्पेसिफिक सेगमेंट रहा है, 45 लाख से कम की वैल्यू वाले घरों को एडिशनल 1.5 लाख रुपए का एक इंटरेस्ट एग्जिम्पशन सरकार ने दिया है, CLS फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। तो आप हाउस परचेज में आप ये देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको काफ़ी इनकरेज किया जाता है। अभी तो वो इंसेंटिव शायद नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्डेबल और बजट हाउसिंग की बात करते हैं कुछ साल पहले, उस टाइम पे भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को, फर्स्ट टाइम होम बायर्स को काफ़ी इंसेंटिव सरकार ने दिए थे, प्रिंसिपल में भी और इंटरेस्ट डिडक्शन में भी। जहाँ तक रेंटिंग की बात आती है, रेंटिंग में आप HRA में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर आप कंपनी में काम करते हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं, उसका एक सर्टेन फॉर्मूला होता है, जो भी मिनिमम हो आपके HRA या आपकी सैलरी या डिडक्शन को लेकर एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप परचेज करते हैं घर तो आपको सरकार भी बहुत इनकरेज करती है। विवेक, ये बताइए कि प्रॉपटेक जैसे स्क्वायर यार्ड जैसी प्रॉपटेक कंपनीज बहुत सारी आ गई हैं, और पहले होता था कि हम एक जितने घर हमें ब्रोकर्स दिखा देते थे हमारे एरिया के, हम उसी में डिपेंड करके अपना घर खरीद लेते थे। आज के दिन में मैं किसी भी वेबसाइट पे चली जाऊं, जो आपके टॉप वेबसाइट्स हैं जिसमें आपकी भी कंपनी की वेबसाइट है, तो मैं मतलब पूरे एरिया के कॉस्ट प्राइसेस देख सकती हूँ, क्या क्या फ्लैट्स अवेलेबल है देख सकती हूँ, और यहाँ तक कि मैं होम लोन भी उसी पे ले सकती हूँ। इतना ईजी हो गया है ये सिस्टम घर खरीदने का और रेंट भी करने का। रेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस है। कुछ बताइए कि प्रॉपटेक ने क्या चेंजेस लाए हैं ये मिलेनियल्स और जेन जी के लिए, ये सब इजी करने के लिए। देखिए, इसमें पूरे एक घर खरीदने के प्रोसेस में 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है कि आपको सर्च एंड डिस्कवरी, कि आपने घर खरीदने का सोचा या घर रेंट करने का सोचा तो आप कहाँ जाएंगे। पहले नेबरहुड ब्रोकर्स होते थे, पहले लोग उनके पास जाते थे, न्यूज़पेपर पे क्लासिफाइड्स आते थे, पहले लोग उनको देखते थे। तो वो प्रोसेस पूरा ऑनलाइन मूव हो गया है। फर्स्ट चॉइस इज़ पीपल गो टू ऑनलाइन पोर्टल्स कि क्या अवेलेबिलिटी है, कैसा है। ये अलग बात है कि आज भी ऑनलाइन पोर्टल्स पे मोस्ट ऑफ द लिस्टिंग्स, मैनी ऑफ द लिस्टिंग्स आर फेक। तो वो जो घर एडवर्टाइज करते हैं वो एक्चुअल में मिलता नहीं है आपको, बस एक लीड जनरेशन का माध्यम बन गया है। बट फिर भी वो पार्ट ऑफ सर्च एंड डिस्कवरी, कौन से एरियाज़ में क्या अवेलेबिलिटी, क्या प्राइसेस, वो ऑनलाइन मूव हो चुका है। सेकेंड चीज़ आती है कि जब आपको एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करनी होती है, साइट विजिट्स करनी होती हैं, उसके बाद पेमेंट्स करनी होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो वो वाले पार्ट्स भी धीरे धीरे ऑनलाइन मूव हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्चुअल होम टूर्स, 3D टूर्स आ गए हैं, जो कि आपको हमारा बहुत एक बड़ा हिस्सा हमारे रेवेन्यू का NRI कस्टमर से आता है। तो वो लोग वहीं अपने बैठे बैठे जिस देश में है इंडिया की प्रॉपर्टी देख सकते वो हैं, वहाँ पे देख सकते हैं।
तो वो वाला प्रोसेस अभी पूरा ऑनलाइन मूव हुआ नहीं है, पर हो रहा है। जो दूसरा एस्पेक्ट आया है कि जो ट्रांजैक्शन वाला प्रोसेस है वो बिकॉज ऑफ यूपीआई, बिकॉज ऑफ ई पेमेंट्स, ई सिग्नेचर्स आ चुके हैं, तो वो ट्रांजैक्शन वाला प्रोसेस भी अब काफ़ी हद तक ऑनलाइन मूव हो चुका है। तो मतलब काफ़ी प्रोग्रेस किया है, टेक्नोलॉजी ने भी रियल एस्टेट को जो है बहुत इजी कर दिया है थोड़ा टाइम ट्रांजैक्शन लगेगा, करना। पर मेरे ख्याल से अगले 5 से 7 सालों में आप देखेंगे कि ये, जैसे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे आते हैं, आपको जो खरीदना होता है आप जस्ट चूज़ करते हैं, पैसा देते हैं, वो चीज़ आपके घर डिलीवर हो जाती है। हाउसिंग इंडस्ट्री विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स दैट। द इन्वेंट्री हैज़ टू बी डिजिटाइज्ड, उसका एक हर घर का एक SKU बनाना पड़ेगा, उसको ऑनलाइन लाना पड़ेगा, बट ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है और वो उस तरफ लेकिन हम हो जाएगा, चलिए शायद 5 से 10 सालों के बीच में हम ऐसा कह सकते हैं। हमारी यही उम्मीद है कि 5 साल से पहले हो जाएगा। और चलिए ये डिस्कशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मेरा तो यही मानना है कि जब तक आप फुट लूज़ हैं, यानी कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको इतनी श्योरिटी नहीं है कि आप किस शहर में रह रहे हैं, तब तक तो आप अपना सेविंग्स करिए, आप अपना वो 20% डाउन पेमेंट रेडी रखिए। जब एक बार बच्चे हो जाते हैं, वो स्कूल जाने लगते हैं, स्कूल्स की इतनी बड़ी समस्या है इंडिया में कि आप वो शहर नहीं छोड़ते हैं, लोकेशन नहीं छोड़ते हैं, और वो टाइम एक परफेक्ट टाइम हो जाता है कि आप जो है अपने लिए अपना घर ढूंढें। विवेक, सूर्या, अभिनव, हमसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी तो यही कोशिश है कि इन सभी डिस्कशन से आपको कुछ जो है नॉलेज मिले, जिससे आप भी डिसीजन ले सकें कि अपना घर अपना होना चाहिए या इस समय आप रेंट पर रहें। धन्यवाद।